नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों के बारे में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाला, कथित धन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और शराब घोटाले का जिक्र करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी सरकार ने लूट मचाकर रखी है। उधर हरियाणा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। वहीं यह भी दावा किया जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है। अब सवाल यह है कि किसके दावे में कितना दम है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज मसला में इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया। मुद्दे बहुत है। आज हरियाणा बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो लूट मचा रखी, जो खुली लूट है, इनका हाजमा इतना तेज हो गया है, रेत भी जमुना का हजम, टाडम और नागल चौधरी के पहाड़ भी हजम, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। इस प्रकार से इस जो कमाई प्रदेश को आनी थी विकास के लिए, वो माइनिंग माफिया खा रहा है और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं स्वयं डाडम गया था, वहां मैंने देखा इतनी बेरहमी से वो किया है कि कई 100 फुट नीचे है, खोद दिया गया जब खोद नहीं सकते थे। ट्रक चल रहे हैं, वहां कई आदमियों की मृत्यु हुई, अब तक 302 का केस रजिस्टर नहीं हुआ। भाई जो उसके जिम्मेवार कौन है? ये करने के लिए कमेटी बना दी, कमेटी। पहले शराब का वो हुआ, स्कैम हुआ शराब में रजिस्ट्री में, जब कह दिया कि वह SIT बना दी, लेकिन उसकी क्या रिजल्ट हुआ है? कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसमें कोई आदमी नहीं। आपका क्या नाम, धान का घोटाला हुआ, कोई वो नहीं। जो नौकरियों का घोटाला हुआ, जो नौकरियों में लूट मची है, HPSC में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको? जब ये कहते हैं भाई हमारा तो कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है? ये क्यों नहीं CBI को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई अब इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन दिया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप इस वक्त देख रहे कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते हैं, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई, ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है, सारे फैसले इनके हैं। जो प्रदेश, मैं रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, NSO की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और विकास का तो आप देख ही रहे हैं। मैं स्वयं, मेरे पत्रकार साथी है, कोई किसी से तो सब देखते होंगे। मेरा खुला सवाल है, इस इलाके में कोई
एक कोई नई प्रोजेक्ट अब 7 साल में आया हो तो मेरे को कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से अहंकार और घमंड आज देश के गरीब आदमी पे जो बीजेपी सरकार है, आज देश का गरीब आदमी मुश्किल में है, देश का किसान मुश्किल में है, देश का नौजवान आज बेरोजगारी की तरफ भी ले गए, महंगाई से सबको इन्होंने, तो आज ऐसी स्थिति बन गई देश में और लूट में लगे हुए हैं। आप हरियाणा में देखो, बुरी तरीके से शराब घोटाला है, इलीगल माइनिंग घोटाला, आज भी एक महेंद्रगढ़ के अंदर इलीगल माइन के गिरने में एक आदमी की डेथ हुई है, तो दादम में हुई, भिवानी के अंदर। तो ये जो है लूट खसूट में लगे हुए प्रदेश में और आम जनता का कोई परवाह नहीं। यही स्थिति पूरे देश में, इन 5 राज्यों में। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का एक कमबैक रहेगा। तो सुना आपने किस तरीके से भूपेश सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर कड़ा प्रहार किया है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण अत्रे साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से महिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, विवेक चौधरी जी जेजेपी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अत्रे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि सर लगातार आप तो दावा करते हैं ना कि करप्शन के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसके साथ ही दावा आप ये भी करते हैं कि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से आपने हरियाणा का चहुमुखी विकास किया है, लेकिन आपके दावों के उलट बात कह रहे हैं यहां पर भूपेश सिंह हुड्डा। देखिए अमित जी, मैंने सुना, मैंने हुड्डा पिता पुत्र दोनों को सुना और दोनों के लिए जो बात मेरे जहन में आ रही है और जनता के जहन में भी आएगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि हरियाणा में विकास नहीं हुआ है और साथ में उन्होंने एक लाइन और बोली कि हरियाणा बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं, निर्णय जनता करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उन्होंने बहुत एडवर्टीजमेंट की, बहुत शोर मचाया, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, और जनता ने उसकी इस बात को झूठ मानते हुए उनको सत्ता से बाहर किया। जब हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा बर्बादी की तरफ जा रहा है, हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम हुड्डा साहब की सरकार के आखिर के समय में लगभग 1,26,000 करोड़ रुपया और आज पर कैपिटा इनकम 2,37,000 रुपया। अब मैं ये जानना चाहता हूं पिता पुत्र दोनों से कि 1,26,000 ज्यादा होता है या 2,37,000 ज्यादा होता है? हुड्डा साहब जब सत्ता में थे, सरकार चला रहे थे, हरियाणा की जीडीपी उस वक्त लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया और आज हरियाणा की जीडीपी लगभग 8 लाख करोड़ रुपया, मतलब दुगने से ज्यादा। अब मैं इन पिता पुत्र दोनों से समझना चाहता हूं कि प्रदेश की जीडीपी बढ़ जाती है, प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है और हुड्डा साहब प्रेस के सामने आके कहते हैं कि हरियाणा बर्बादी की तरफ जाना। दूसरी बात हुड्डा साहब ने एक और कही जो मुझे सुन के बड़ी हैरानी थी। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि देखिए माइनिंग में लूट हो रही है, जो कमाई प्रदेश को होनी चाहिए थे वो प्रदेश को ना होके माइनिंग माफिया को हो रही है। मेरा सवाल है हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब जब आप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश को माइनिंग से कितनी कमाई होती थी? हुड्डा साहब इस बात का जवाब दें। 96 करोड़ रुपया मात्र, और आज प्रदेश को माइनिंग से कितना पैसा मिल रहा है? हुड्डा साहब जानते हैं कि आज प्रदेश को उनके समय से लगभग 8 गुना ज्यादा पैसा माइनिंग से मिल रहा है जी। तो हुड्डा साहब की जो अर्थमेटिक है या तो वो खराब है या हुड्डा साहब लगातार झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा साहब ने एक बात और कही कि देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है 6.1%। हुड्डा साहब से सवाल पूछना था कि 2011-12 में महंगाई कितनी थी? 11.3%। अब 11.3 ज्यादा होता है या 6.1 ज्यादा होता है? इसके अलावा हुड्डा साहब ने जिक्र किया गिरदावरी का, मुआवजे का। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो व्यक्ति अपने कार्यकाल के किसानों के सफेद मक्खी से हुए नुकसान का मुआवजा देके ही नहीं गया। वो लगभग 125 करोड़ रुपया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तब किसानों को दिया गया। जो सरकार मुआवजे के तौर पे चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, उसके दोनों का मिला के लगभग 6,500 करोड़ रुपया मुआवजे का दे देती है। हुड्डा साहब 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक आप मुख्यमंत्री रहे थे। जितनी सरकारें बीच में आई उनके सारे दिए गए मुआवजे का टोटल कर लीजिए और इस अकेली सरकार के मुआवजे का टोटल कर लीजिए।
हुड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब नवंबर में जो फसल खराब हुई थी उसकी अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। हुड्डा साहब यहाँ पे भी झूठ बोल गए। नवंबर में बारिश ओलावृष्टि से जो किसान भाइयों की फसल का नुकसान हुआ, गिरदावरी हो गई है। 438 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों में बंटने जा रहा है। ये सारे तथ्य हुड्डा साहब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हुड्डा साहब नहीं जानते, लेकिन झूठ की राजनीति कांग्रेस की सोच बन गई है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है कांग्रेस बौखला जाती है। अब हुड्डा साहब के इस पुत्र की सुनिए। हुड्डा साहब ने यहाँ पे बेरोजगारी का भी जिक्र किया, हालांकि इसके ऊपर बहुत बार निजी चर्चा हो चुकी है। हुड्डा साहब ने सवाल ये पूछने वाला था कि हुड्डा साहब जब आप 10 साल मुख्यमंत्री थे कितने युवाओं को आपने सरकारी नौकरी दी थी? मात्र 56,000। और मनोहर जी के कार्यकाल के अंदर 7 साल में कितने युवाओं को नौकरी मिल चुकी है? लगभग 80,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है और 25,000 नौकरियां पाइपलाइन में। अब उसके बाद हुड्डा साहब कहते हैं कि नौकरियों के अंदर भर्ती के अंदर घोटाला। देखिए बड़ी हैरानी होती है। एक समय वो था जब एससीएस हरियाणा में भर्ती होते हैं तो उसका 60% एससीएस हुड्डा साहब के रिश्तेदार मंत्रियों के रिश्तेदार मंत्री सुपुत्र ये भर्ती हो जाते हैं। विपक्ष आवाज उठाता है, विपक्ष उसकी जांच की मांग करता है, कोई जांच नहीं होती, उनकी आवाज को अनसुना किया जाता है। और वर्तमान सरकार की जानकारी में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक विषय आता है, तुरंत सरकार कार्रवाई करती है, दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो हुड्डा साहब कहते हैं देखिए साहब कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं है। मैं हुड्डा साहब चाहता हूं कि हुड्डा साहब जब आप मुख्यमंत्री थे आप ही के मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी सदस्य ने आपकी सरकार पे सवाल उठाया था, तब आपने जांच क्यों नहीं करवाई? तब आप जांच से क्यों भाग गए? जो वर्तमान सरकार है अगर उसके विषय में उसकी जानकारी में कोई विषय ऐसा आता है जिसमें कोई कोताही हुई है तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। अब हुड्डा साहब के सुपुत्र कह रहे थे स्कॉलरशिप घोटाला। देखिए अमित यहाँ पे भी कितनी सफाई से पिता पुत्र झूठ बोलते हैं। जिस स्कॉलरशिप घोटाले का जिक्र पुत्र कर रहे थे वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोटाला शुरू हो गया। जैसे ही वर्तमान सरकार बनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जानकारी में विषय आया तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अकेले सोनीपत के अंदर 24 करोड़ रुपए, सोनीपत जिले की बात कर रहा हूं, 24 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा। किसने पकड़ा? मनोहर जी ने पकड़ा। हुड्डा साहब घोटाला तो आपके कार्यकाल में हो रहा था, आपने क्यों नहीं पकड़ा? जिस घोटाले को आप संरक्षण दे रहे थे, जिस इलीगल माइनिंग को आप संरक्षण दे रहे थे, जिस आपराधिक तत्वों को आप राजनीतिक संरक्षण में पनाह दे रहे थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू होती है तो हुड्डा साहब चिल्ला चिल्ली करनी शुरू कर देते हैं। ये तो हुड्डा साहब की सच्चाई है। अब लूट खसोट की बात कर रहे थे हुड्डा साहब। मैं हुड्डा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हुड्डा साहब आपने किसानों की लगभग 3,000 एकड़ जमीन छीन के आपने SEZ के नाम पर रिलायंस को दे दी झज्जर में, क्या इसको लूट खसोट नहीं कहेंगे? हुड्डा साहब आपने पंचकुला के अंदर 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट अपने चहेतों को बांट दिए, जो मामला कोर्ट में है, सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है। हुड्डा साहब इसको क्या कहते हैं? मेरा उनसे सवाल है। हुड्डा साहब आप प्रदेश के पैसे की बात कर रहे थे। AJL प्लॉट मामला पंचकुला के अंदर एक प्लॉट जिसको सरकार रिज्यूम कर लेती है और आप नियमों को धत्ता बताते हुए उस प्लॉट को दोबारा से अलॉट कर देते हैं। उसके मामले के अंदर प्रदेश के एक्सचेकर का लगभग 69 लाख रुपीस आप देखिए अत्रे साहब, मैंने 3 से 4 मिनट आपको तसल्ली पूर्वक सुना, ठीक है। आप जो कह रहे हैं आपको पूरा अधिकार है सर, आप कह भी सकते हैं, लेकिन जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चलो मैं कथित लगा देता हूं इसके सामने, कथित धान घोटाला, कथित रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला कथित लगा रहा हूं इसके सामने भी, चलिए मैं लगा रहा हूं। अब ये जांच का विषय है, ये जांच आप ही को करनी है क्योंकि सरकार आप ही की है। जी अमित जी, इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है, इसका भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में आपने कोई बात नहीं की है पिछले 3-4 मिनट में। अमित जी मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, सुन लीजिए उसके बारे में। जिस धान घोटाले की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, हुड्डा साहब ने बड़ी चिल्ला चिल्ली की थी। विषय किस लिए आया था? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान हरियाणा में एक घोस्ट परचेज होती थी, लगभग 7,000 करोड़ रुपया सरकार का उस घोस्ट परचेज में चहेते खा जाते थे। जब सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना के उसके ऊपर रोक लगाई तो चिल्ला चिल्ली हुई कि प्रदेश में धान घोटाला हो गया, धान घोटाला हो गया। बाकायदा सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई, बाकायदा सरकार ने कमेटी बना के जांच करवाई, और जब हुड्डा साहब ने कमेटी की जांच, फिजिकल वेरिफिकेशन, इन तथ्यों को दरकिनार करके चिल्ला चिल्ली करते रहे कि साहब घोटाला हो गया, जांच रिपोर्ट नहीं आई। हुड्डा साहब से मेरा एक सवाल, फिर मैं सवाल हुड्डा साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कह देता हूं। जितने विषय हरियाणा सरकार के बारे में विपक्षी मित्रों ने कहे, क्या एक सबूत ये विपक्षी मित्र जनता के सामने रख सके?
अगर जनता के सामने नहीं रखना चाहते, आप ही के चैनल पे मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट आपके सामने, कोर्ट का मार्ग खुला है, वहां चले जाइए। सच्चाई ये है कि झूठ की राजनीति जिसका जिक्र मैं अमित जी यहाँ पे कर रहा था, शराब घोटाले की बात नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि जब सारा काम विपक्ष को करना है, अत्रे साहब वो तो ये कहते हैं कि जब सारा काम विपक्ष को ही करना है तो सरकार किस लिए है, आपकी एजेंसियां किस लिए है? भाई जांच विपक्ष तो नहीं करेगा ना, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जिस तरह से मैंने धान घोटाले का जिनका जिक्र ये करते हैं, उसके अंदर जिस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, सरकार ने जांच करवाई। शराब घोटाले की बात करते हैं, एसईटी सरकार ने बनाई थी, एसईटी ने जांच सरकार के कहने पे की थी। सरकार ना हुड्डा साहब आज वो यही तो पूछ रहे थे कि आपने एसईटी बना दी, लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची, कितने लोग उसमें पकड़े गए, हुड्डा साहब क्या अब तक पता चला इसका? हुड्डा साहब भूल रहे हैं कि इनका एक चहेता सोनीपत से लगातार पुलिस से बचता फिरता रहा था। हुड्डा साहब भूल रहे हैं इस बात को। बाकायदा एक पूर्व विधायक की तो गिरफ्तारी पानीपत में हुई थी विषय में। हुड्डा साहब भूल जाते हैं इन सब बातों को, क्योंकि हुड्डा साहब सच का सामना नहीं करना चाहते, हुड्डा साहब सच को देखना ही नहीं चाहते। हुड्डा साहब केवल झूठ के दम पे अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। महिमा सिंह जी, देखिए अत्रे साहब तो बार बार कह रहे हैं ना कि हम तो मामले को उजागर करते हैं, हमारी सरकार तो ऐसे अगर मामला कोई सामने आता है तो हम तो खुद उसको पकड़ते हैं, उसके बाद इसकी जांच करवाते हैं, लेकिन आप तो मामले को दबाने की कोशिश करते थे। वो बता भी रहे थे, चाहे आपने बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बाकी घोटालों को लेकर जो भी आपने सवाल खड़े किए, वो तो बाकायदा बता रहे हैं, वो पूरे आंकड़ा लेकर बैठे हैं कि हमने कितना रोजगार दिया। 80,000 का दावा कर रहे हैं वो, आप कहते हैं रोजगार किसी को नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप महिमा जी? टैक्स सबके सामने है और ये सबको पता है कि बेरोजगारी इस समय अपने चरम पर है हमारे प्रदेश के अंदर, आज तक के लोएस्ट ऑफ द लोज पर है। खैर मैं फिलहाल, क्योंकि इतना लंबा वक्तव्य जो लगभग 8-9 मिनट का वक्तव्य हमने भाजपा के प्रवक्ता का सुना, उनसे ये पूछ लिया जाए कि वो तय कर लें कि भाजपा सरकार। महिमा सिंह जी, आपके नेताओं का भी कम से कम 6-7 मिनट का वो चला है वक्तव्य है जो आप कह रही हैं। अगर अत्रे साहब बोले 7-8 मिनट, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आपके नेताओं का भी 7-8 मिनट का वक्तव्य चला है, सिर्फ उसमें आप ही के नेता थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हमने बाइट सुनवाई। तो आपका चयन है, वो आपका विकल्प है, आपने चुना आपको क्या चलाना है अपने चैनल पे। लेकिन चर्चा में जब हम सब बैठे हैं और यदि मैंने एक तथ्य कहा तो इसमें मुझे समझ नहीं आता इसमें इस बात को काटने की या इस बात के ऊपर टिप्पणी की आवश्यकता क्या है। मैं अपनी बात को रखने के लिए कोई तो तरीका इख्तियार करूंगी ना अमित जी। तो यदि मैं अपनी बात शुरू करते हुए ये कह रही हूँ कि 7 से 8 मिनट जो हमने पूरी बात सुनी, वो पूरी बात सुनते हुए एक प्रवक्ता न होने के नाते ही नहीं, बल्कि प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता रहा और शायद हर दर्शक के मन में उठा होगा कि जो प्रवक्ता बोल रहे हैं भाजपा सरकार के, ये शायद तय नहीं कर पा रहे हैं, और अगर तय कर पा रहे हैं तो हमें बताएं कि भाजपा सरकार सत्ता में है या विपक्ष में है, और अगर सत्ता में है तो क्या सिर्फ ये छींटाकशी करने के लिए और सवाल उठाने के लिए सत्ता में है, जो दरअसल विपक्ष का काम है सवाल उठाना। और यदि ये सवाल ही उठा रहे हैं तो फिर क्या ये भूल गए हैं, क्योंकि ये सवाल सारे सवाल 10 वर्ष जो सरकार बैठी थी सत्ता में कांग्रेस की, उसके ऊपर उठे होंगे, शायद जनता को उसके जवाब नहीं मिले होंगे, इसीलिए शायद कांग्रेस हारी 2014 में, और उसके बाद से भाजपा इसीलिए शायद सत्तासीन है। और आज अपने ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब न दे करके क्या भाजपा सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है? क्या भाजपा सरकार हमारे द्वारा जो कोई यदि कहीं कोई कोताही की गई होगी या कोई गलतियां हुई होंगी, जो कि हर सरकार से होती हैं जाहिर है, और आज भाजपा सरकार से हो रही हैं, तो क्या वो हमारी गलतियों या हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपने आप को अपना बचाव करने की कोशिश करते रहेंगे, या जनता को बताएंगे कि आज हरियाणा रोजगार के मामले में लोएस्ट ऑफ द लोज पर क्यों है, या जनता को बताएंगे कि पंचायत के चुनाव इतने समय तक डिले क्यों होते रहे हैं। बहुत से मुद्दे हमारे माननीय नेता हुड्डा साहब आपके पास बहुत से मुद्दे हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी लगातार उठाती रहती हैं, हर दिन अखबारों में खबरें होती हैं, और कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठाना इस डर से छोड़ेगी नहीं कि भाजपा सरकार हम पर छींटाकशी करेगी।
क्योंकि जब विपक्ष में भाजपा सरकार थी तो भाजपा सरकार ने बखूबी अपना कार्य किया होगा विपक्ष के तौर पर सवाल उठाने का, उसी वजह से आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं अमित जी कि जब उंगली यूं होती है तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, जब उंगली हम किसी और की ओर करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। जनता अपनी बातों का, अपने मुद्दों का, अपने अधिकारों का जवाब सत्तासीन पार्टी से नहीं मांगेगी, सत्तासीन जो भी पक्ष होगा उससे नहीं मांगेगी, सरकार से नहीं मांगेगी, तो किससे मांगेगी? और जनता के सवालों को उठाने का कार्य कांग्रेस पार्टी का है। अभी डाडम वाले हादसे को हम लोग भूले नहीं थे कि कल नंगल कला में एक और इस तरह का हादसा हो गया। उसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा मैं लगातार उठा ही रही हूँ। अनिल नागर जी वाले एचपीएससी के मुद्दे पर भी अभी तक कोई जवाब जनता को मिला नहीं है। और जब हम अनिल नागर वाले मुद्दे की बात करते हैं तो एक सवाल स्पष्ट तौर पर सामने आ जाता है, सारे आंकड़े, सारे तथ्य छोड़कर यदि आप ये सवाल का जवाब भी ले लें तो भी काफी होगा कि 25 करोड़ गोपनीयता का बजट होता है हमारी सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर जो अलॉट किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद उसके अंदर से सीक्रेसी में से जिस प्रकार से लीकेज होती रही है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना मुमकिन ही नहीं है। अमित जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि तंत्र किस प्रकार से काम करता है, सरकार का तंत्र किस प्रकार से काम करता है। ये अधिकारों का और ये कर्तव्यों का एक पूरा ताना बाना होता है। और उसके बावजूद यदि मुख्यमंत्री की निगरानी से, सीसीटीवी की निगरानी से, सीक्रेसी के अंदर से लीकेज पेपर्स की इस तरह से होती रहती है, आप करप्शन तो बहुत ही विस्तृत मुद्दा है, उसमें से यदि एक ही मुद्दा उठा लें तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है घंटों, दिनों, हफ्तों चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं अत्रे साहब आपके पास। लेकिन विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चाहे वो धान घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, खासतौर पर शराब घोटाले को लेकर उनका यह कहना है कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और आपकी आड़ लेकर ही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार लगातार घोटालों को अंजाम दे रही है प्रदेश में। आपका जवाब? अमित जी, जवाब की शुरुआत में मुझे काफी याद आती है, चार्ज तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 906। ये वो लोग हैं मुझे लगता है जो अभी तक नींद से नहीं जागे। इनको लग रहा है अभी भी इन्हीं की सरकार चल रही है और उसी के हिसाब से सिस्टम सारा चल रहा है। आज कहीं ना कहीं इनको समझ जाना चाहिए कि प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी सरकार चलाने का काम करते हैं। जहां तक की घोटालों की बात इन्होंने कही, टाइम से जो चले आ रहे घोटाले थे उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम अगर किसी ने किया, आपने कहा और इनके नेता ने भी कहा कि शराब घोटाला, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई ये मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं दे रहा, टीवी रिपोर्ट्स और आपके मीडिया ने बताने का काम किया। जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें जो आबकारी का राजस्व इकट्ठा हुआ आबकारी विभाग का, वो लक्ष्य से भी ज्यादा था, 7500 करोड़ का। देखिए विवेक चौधरी जी, देखिए मुझे आपत्ति जो है ना, मुझे आपत्ति एक बात पर होती है, जब भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो रेवेन्यू बता देते हैं। भाई देखिए, अगर कहीं कोई कुछ गड़बड़ी हो रही है उसका रेवेन्यू से कंपेरिजन कैसे किया जा सकता है? विवेक जी मेरा सवाल सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपको। देखिए, जब नांगल चौधरी को लेकर, डाडम हादसे को लेकर बीजेपी से सवाल किया जाता है तो वो रेवेन्यू बताते हैं कि भाई देखिए किस तरीके से हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, हम किस तरीके से खनन मंत्रालय लगातार रेवेन्यू हासिल कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता रहे हैं कि भाई शराब घोटाला हुआ होगा, कैसे भी हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमने इससे कितना रेवेन्यू हासिल किया है वो आप देखिए। तो सर रेवेन्यू से घोटाले के कंपैरिजन करना, घोटाले का कंपैरिजन क्या रेवेन्यू से किया जा सकता है सर? क्या उचित है ये? आप बताइए मुझे। उसको करने का काम जो लीकेज था सिस्टम के बीच में, उस लीकेज को बंद करने का काम किया, तो आपको वो बताना ही पड़ेगा क्या? आज जो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का काम किया, जो सिस्टम के बीच में कमियां खामियां इनकी सरकारों ने छोड़ी हुई थी, जो 10 साल के कार्यकाल इन्होंने कमियां छोड़ने का काम किया और भर के हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, आज वो कमियां जब हट चुकी हैं, बारी बारी ये घोटाला का नाम लेते हैं। आज तक मैं इनको कहना चाहूंगा पिछले
2-2.5 साल के अंदर अगर इन्होंने एक भी घोटाले का कोई तथ्य जनता के सामने पेश किया हो या विधानसभा के अंदर इन्होंने कोई तथ्य साबित किया, नहीं वो आरोप लगा रहे हैं, जांच करवाइए ना सरकार। आरोप लगाने का नहीं विवेक जी, वो आरोप लगा, ठीक है विवेक जी, हम तो कह रहे हैं कोई बात थोड़ी होगी। देखिए तथ्य हासिल करना सर वो सरकार करेगी ना, तथ्य हासिल। उन्होंने आरोप लगाया, अगर आरोप सर देखिए अगर आपकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, मैंने मान लिया सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार को बदनाम कर रही है, तो सर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं सर, आप करिए ना कार्रवाई। नहीं कांग्रेस, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस के पास तो रहा नहीं कुछ। आज कांग्रेस तो देखिए ना, आप किन लोगों की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, आप उस हुड्डा की बात पे विश्वास कर रहे हैं जो पहले कहते थे मारुति हरियाणा से चली गई, गुजरात चली गई, और पंचकुला में जाके वो कहते हैं कि मारुति वहां गुजरात की हवा में नमी होने के कारण गाड़ियों की जंग लग जाती है, इस कारण वापिस आ गई। अरे किन लोगों की बात करते हैं जो 24 इंच का आलू उगाने की बात करते हैं, जिनको लौकी और आलू का फर्क नहीं पता, उन लोगों की बात पे विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है, और इस मुद्दे पे तो कोई है ही नहीं। आज कहीं ना कहीं ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को यही नहीं पता कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को किस तरह से रोजगार देने की एक पहल माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा की गई, जो 75% आरक्षण लेके आए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जिन लोगों को यही नहीं समझ आता वो क्या बात करेंगे। आप जो अच्छाइयां हैं उनको गिनाने का 30-31 विधायकों वाली पार्टी को आप इतने हल्के में ले रहे हैं, है विवेक जी? 30-31 पार्टी वाली जो 30-31 विधायकों वाली जो पार्टी आप उसको हल्के में ले रहे हैं, आप उनकी बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पार्टी मानने को तैयार नहीं जी। मैं अम्बाड़ा से बिलोंग करता हूं, और अम्बाड़ा के जो इनका कांग्रेस भवन है उस बाहर नगर निगम ने एक नोटिस चिपकाने का काम किया कि आपका हाउस टैक्स पेंडिंग है, और जब वहां कार्यालय में जाते हैं तो वहां ताला लगा होता है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है, प्रॉपर्टी टैक्स बिल भरा जाता, बिजली का बिल भी नहीं भरा जाता, मजबूरन बिजली वालों को कनेक्शन काटना पड़ता है। ये तो इनके हालात हैं। आज इनके किसी भी कार्यालय पे जाइए, किसी कार्यकर्ता से पूछिए, सब मायूस है। कारण क्या है? आज तक इनकी जिले की इकाइयां नहीं बन पाई है, जिले के अंदर इकाइयां ना इनके पिछले कार्यकाल में, पिछले प्रधान के कार्यकाल में बताई, ना ही इनके प्रधान के कार्यकाल में। और मैं अम्बाड़ा का जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष का जुड़ाव रहा है अम्बाड़ा लोकसभा से। आज उन्हीं के गया क्षेत्र में तो कहूंगा अम्बाड़ा के अंदर, जहाँ पे वो लगातार चुनाव भी लड़ती रही हैं और राज्यसभा के समय में भी लंबा समय तक अम्बाड़ा में रही हैं, तो उनके गृह क्षेत्र में ये काम हो रहा है, तो कैसे चलेगा काम? आज कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस से यही नहीं पता। आज भी मैं खबर देख रहा था, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं 2.5 साल बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी सपना ले रहे हैं मैं बनूंगा, नहीं तो मेरा बेटा बनेगा। सर सपने तो सबके होते हैं विवेक जी, सपने देखना, देखिए सपना देखना और उसको हकीकत में बदलना, ये दोनों में अंतर है। और सर सपना देखने का सबको अधिकार है, क्या दिक्कत है भाई? आपके जो नेता हैं, रह के भी कांग्रेस की नहीं होते, आपके जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, आपके नेता दुष्यंत चौटाला भी तो मुख्यमंत्री बनने निकले थे ना सर, वो भी तो मुख्यमंत्री बनने निकले थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री सही नहीं, लेकिन हसरतें तो उनकी भी थी ना, तो सबकी होती है। शर्मा जी, जिस बात पे मैं आ रहा हूँ उससे आप वो नहीं कर रहे। ये कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के नहीं हो सके, कांग्रेस को डुबोने का काम इन लोगों ने किया। इनके नेता हरियाणा में कुछ कहते हैं, पंजाब में जाके कुछ कहते हैं, SYL का पानी पंजाब लई, हरियाणा का पानी हरियाणा लई, और हरियाणा पंजाब का हक पंजाब पे रहेगा, हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा में आके कहते हैं पानी दिलाएंगे। कमाल की बात है, किन लोगों की बातें कर रहे हैं? आज ये अपना हो चुकी है, कांग्रेस 0 हो चुकी है। 31 MLA क्या प्रदेश अध्यक्ष की बात मानते हैं? महिमा जी बता दें, क्या इनके MLA प्रदेश अध्यक्ष की मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई मीटिंग बुलाती है तो उसमें क्या इनके MLA जाते हैं? ठीक है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और वही बौखलाहट इन पिता पुत्र के भी देखने को मिल रही है। कह क्या रहे हैं, वो क्या रहा है, क्या रहे हैं। आज पूरे, मैं तो प्रदेश की बात, देश के अंदर भी कांग्रेस का नाम लेने नहीं रहा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उसी चीज को इनको दर्द हो रहा है कि कैसे सत्ता में दोबारा जाया जाए, और जो घोटालों की बातें कर रहे हैं, घोटाले इन्होंने नहीं। देखिए विवेक जी, कांग्रेस बाकी राज्यों में, देश में कांग्रेस
धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, इस बात को मैं मान लूंगा कि वहां कांग्रेस का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस अभी भी मजबूत दिखाई देती है ना सर। शर्मा जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या हरियाणा में कभी विधानसभा के अंदर मजबूती से कांग्रेस ने विपक्ष का रोल निभाया? क्या हरियाणा में कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है या इनके नेता वो पूरी एक साथ मंच पे दिखाई दिए? क्या हरियाणा में कांग्रेस ने कोई ऐसा मुद्दा उठाया जो हरियाणा के हितों का हो? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें दूसरों पे थोपने का काम करते हैं। जो रिवाज इनकी सरकार में था घोटालों का, ये आज भी वही सोचे बैठे हैं कि हाँ आज भी वही घोटाले चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार फिर से अत्रे साहब आपके पास आते हुए सर, और सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए बहुत सारे सवालों का जवाब आप पहले दे चुके हैं, जो सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उठाए गए, लेकिन एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर कि एचपीएससी मामले को लेकर अभी भी कांग्रेस अड़ी हुई है इस बात पर कि भाई आप सिर्फ अनिल नागर को उनको टर्मिनेट करने देने से काम नहीं चलेगा, आप इस पूरे मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते हैं? सीबीआई जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? देखिए अमित जी, ये बात तो पहले मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह चुके हैं, मैं आपकी डिबेट में कह चुका हूं कि जब हरियाणा की जांच एजेंसी इस विषय की जांच करने में सक्षम है, तो मुझे लगता है कि बार बार ये चिल्लाना सीबीआई जांच वो किसी तरह से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस को संतुष्टि नहीं होती, उदाहरण दे रहा हूं, जिस वक्त प्लॉट आवंटन मामले में हुड्डा साहब के खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू की थी, तो उसके बाद वो जांच को सीबीआई के पास, कोर्ट के जरिए वो सीबीआई के पास पहुंच गई। तो क्या कांग्रेसियों को अगर लगता है कि उनके पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है, कोई इस तरह की चीज है, तो उनके लिए भी रास्ता खुला है। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमारे प्रदेश की जांच एजेंसी पूरी तरह से सक्षम है और जांच हो रही है। अकेले अनिल नागर नहीं, उसके अलावा जो लोग उनके सहयोगी के तौर पे काम कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी थी। देखिए, आप विवेक जी से सवाल पूछ रहे थे कि आप 30-31 पार्टियों के विधायकों वाली पार्टी को हल्के में ले रहे हैं। विषय यहाँ पे अलग है। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बता सकती है कि कांग्रेस की विधायक दल की कोई एक ऐसी बैठक जिसमें सभी विधायक उपस्थित हो? क्या एक बैठक बता दे बहन? जिस पार्टी के नेताओं की दाल जूतियों में बटती हो, वो पार्टी लगभग मृतप्राय हो चुकी है और अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगी हरियाणा में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन जब पार्टी के प्रवक्ता अपनी तर्क शक्ति को खो दे, पार्टी अपने राजनीतिक विवेक को खो दे, बहन जी ने छूटते ही कहा, देखिए भाजपा के प्रवक्ता से आपने सवाल किया, उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, वो कांग्रेस पे छिटाकशी करने लगे। मैंने एक एक सवाल का जवाब, जो आपने भी कहा, बाकायदा तथ्यों के साथ दिया। मैंने बताया कि माइनिंग में हुड्डा साहब के टाइम पे क्या रेवेन्यू आता था, हमारे टाइम पे क्या रेवेन्यू आ रहा है। मैंने रोजगार के मामले में बताया हुड्डा साहब ने कितनी नौकरियां दी थी, हमने कितनी दी है। मैंने विकास के नाम पे बताया कि हुड्डा साहब के टाइम में पर कैपिटा इनकम क्या थी, हमारे टाइम में क्या है, जीडीपी उनके टाइम में क्या थी, हमारे टाइम में क्या है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर बहन जी को ये भी जवाब नहीं लगता, तो ये विषय बहन जी एक बार दोबारा से समझे। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि आपने भी एक सवाल किया कि जब हम घोटालों की बात करते हैं, आप रेवेन्यू का जिक्र क्यों करते हैं? देखिए, विपक्ष जो है राजनीति से प्रेरित होके जब चिल्लाएगा घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, तो विपक्ष को आईना दिखाने के लिए बताना पड़ता है कि साहब जब आप सरकार चला रहे थे, तब इस विभाग में प्रदेश की सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, हमारी सरकार में वो 10 गुना हो गया। तो रेवेन्यू 10 गुना अमित जी कब होता है? जब बाकायदा ईमानदारी से सरकार चलती है, जब वो रेवेन्यू नेताओं की जेब में नहीं जाता जो पूर्ववर्ती हुड्डा साहब की सरकार में होता था, तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, अदरवाइज रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा? तो इसलिए हम रेवेन्यू की चर्चा यहाँ पे करते हैं। लेकिन जहां तक बात है एचपीएससी की, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारे जो एचपीएससी का मामला, अनिल नागर का मामला, मेरी विपक्ष से एक सवाल है, क्या ये मामला सरकार के संज्ञान में कोई विपक्षी नेता लेके आया था? क्या विपक्ष ने ये विषय उठाया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार को किसी सूत्र से जब इस विषय की जानकारी मिलती है, तो सरकार क्या करती है? तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत कार्रवाई करती है। अगर हुड्डा साहब की सरकार होती, तो जैसे इनकी सरकार में होता, ये विषय को चुपचाप दबा देते। इसीलिए इनके मंत्रिमंडल के मंत्री तक इनके ऊपर आरोप लगाते रहे। लेकिन हमारी सरकार में कोई भी विषय जिसमें कोई कोताही हो रही है, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की सरकार है।
मनोहर जी की सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये बार बार सरकार ने साबित किया है। ये एक विषय नहीं है अकेला, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विषय को आप ले लीजिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय को ले लीजिए, ये तो बात सही है आपकी अत्रे साहब। तभी तो ये सवाल आपसे बनता है कि भाई ठीक है, आप कांग्रेस के समय में क्या होता था वो आप गिना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके समय में जो हो रहा है वो आपसे उम्मीद नहीं की जाती है ना, वो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि आप तो ये भी कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस आप ही कहते हैं ना सर, आप ही कहते हैं। तो अगर जो कांग्रेस के समय में हो रहा था वो आपके समय में हो रहा है, तो अंतर क्या रहा सर? जनता तो इस बात को समझती है ना कि अंतर कुछ दिख नहीं रहा, तो सवाल तो पूछा जाएगा जी। नहीं अमित जी, मेरा यही कहना है कि जो कांग्रेस के समय में हो रहा था वो वर्तमान सरकार के समय में हो ही नहीं सकता, यही अंतर है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से झूठ की राजनीति करने की कोशिश करती। मेरा फिर वही सवाल है, अगर कांग्रेस आरोप, जैसे आपने भी कहा था कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है तथ्यों को खोजना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने अमित जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि अमित जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अमित जी को? मैं कोई एक आधा तथ्य तो सामने रखूंगा, कुछ तो ऐसा दूंगा कि जिससे जांच शुरू हो जाए। मैं केवल झूठ बोल दूं, उस झूठ के ऊपर जांच कैसे हो सकती है? अमित जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। नहीं अत्रे साहब देखिए, अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं तो आपसे कहूंगा ना, वो याद है आपको वो कथित चैट जो पढ़ी गई थी, भूपेश सिंह हुड्डा ने विधानसभा के अंदर पढ़ी थी, उसकी जांच करवा रहे हैं आप? कहां तक पहुंची जांच, आप बता दीजिए मुझे। सबूत दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं सबूत जी, बताइए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उस चैट को विधानसभा में पढ़ा तो मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर क्या कहा कि हुड्डा साहब ये चैट आप सरकार को दे दीजिए, सरकार इसकी जांच करवाएगी। तो हुड्डा साहब ने क्या कहा कि मैं नहीं दूंगा, सरकार अपने आप देखे। अब बताइए क्या करें? इससे क्या साबित नहीं होता कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे थे? जब हुड्डा साहब विधानसभा में बात करते हैं तो उनको क्या दिक्कत थी कि वो सरकार को दे देते कि लीजिए ये चैट है, आप इसकी जांच करवा लीजिए? वो तो विधानसभा में मुकर के देने थे। ठीक है महिमा जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूं आप मुस्कुरा रही हैं, और अत्रे साहब की मुझे लगता है एक आध बात भी ऐसी होगी जिससे आप इत्तेफाक रख रही हैं। अमित जी देखिए, वैसे तो मैं पहले से हाथ खड़ा कर रही थी जब जजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, और जब जजपा के प्रवक्ता कोई भी आकर के बात करते हैं लॉयल्टी की, वफादारी की, या जनता के साथ या हसरतों की, जैसे आपने भी उस समय बात कही, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जिस पोते ने दादा से भी गद्दारी कर दी हो और जो समाज के सामने तमाशा बना हो, उन लोगों को पता नहीं कहां से इतनी शक्ति मिलती है कि वो इस तरह की बातें कर भी सकते हैं, आकर अस्तित्व की बातें कर सकते हैं, वजूद की बातें कर सकते हैं। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहती। शराब घोटाले की बात आपके पास आऊंगा इसके बाद, बार सुन लीजिए बस उनको। हाँ देखिए, आप सुन लीजिए, शांति से आप सुन लीजिए, अपना जवाब भी तैयार कर लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं उनके बाद। जी महिमा जी बोलिए। बात कार्यालय की भी हो रही थी, उन्होंने अंबाला के कार्यालय की बात उठाई, और उस समय मुझे याद आया कि मैं लगभग राष्ट्र के हर प्रदेश में कभी ना कभी किसी न किसी कार्य के हेतु, कोर्ट के काम के हेतु, या पार्टी के किसी ड्यूटी पे जरूर गई हूं, और पिछले 7 वर्षों में मैंने देखा कि एकाएक भाजपा के महलनुमा कार्यालय सब जगह खड़े हो गए हैं। और मैं अपने मन ही मन ये सवाल उठाती रही एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि यदि कांग्रेस पार्टी ने वाकई ऐसा भ्रष्टाचार किया होता जिस तरह की बातें हाईलाइट की गई विपक्षी पार्टी के द्वारा, उस समय जो विपक्षी और आज सत्तासीन पार्टी है भाजपा, तो कांग्रेस के तो मेहरनुमा कार्यालय बहुत पहले से खड़े होने चाहिए थे, लेकिन आज तक नहीं खड़े हैं तो आईआईटीज और एम्स और ऐसे बहुत से संस्थान जो आज तक जिनके पदचिन्हों पर आगामी सरकारें भी चल रही हैं। दूसरी बात ये कि शराब घोटाले के मामले में हमारी अध्यक्षा ने बार बार कुमारी शैलजा जी ने ये मांग उठाई कि सिटिंग जज से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जो है, उसके ऊपर आज तक कोई आदेश नहीं हुआ। उसके ऊपर सही तरीके से एसआईटी बनाई गई, लेकिन उसके ऊपर भी सवालिया चिन्ह थे, आपको पता है ये बात। आईना दिखाने की बात भाजपा के प्रवक्ता ने की, अमित जी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता शायद अपना तर्क शक्ति खो चुके हैं या वगैरह वगैरह, जो सब
सर्टिफाइंग एजेंसी अपने आप को समझ के वो सर्टिफिकेट्स बांटते रहते हैं मुफ्त में, जो हमें चाहिए नहीं, थैंक यू। तो इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि आईना जनता दिखाती है, इन्हें भी और हमें भी। 2014 में जनता ने यदि हमें आईना दिखाया था और फिर 2017 में थोड़ा ठीक करके आईना भाजपा को भी दिखाया था, जिसमें हमारे नंबरों में शायद थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इनके नंबरों में थोड़ी कमी हुई, जिसकी वजह से इनको बैसाखी पकड़नी पड़ी। 2017 तो आईना जनता दिखाती है, हम नहीं दिखाते। शायद आपने 2017 बोला है, 2019 ना, 2019 में हुआ है। 2019, क्षमा चाहती हूँ, 2019। हाँ। और एक सवाल के साथ, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता को सवाल के जवाब में सवाल देना बड़ा पसंद है और वो बार बार ये कह रहे हैं हमने तो जवाब दिए, हमने तो हर सवाल के जवाब दिए। इस एक सवाल का जवाब यदि वो जवाब की तरह बड़े ठीक तरीके से दे दें, एक सवाल का सिर्फ, तो भी हम आपको बधाई देंगे अमित जी कि आपकी चर्चा सफल हुई। 2002 में चुने गए अनिल नागर को, जो कि 2016 तक बाहर थे, 2016 तक उस बैच को उनको भर्ती नहीं किया गया था। 2016 में वो भर्ती हुए और उसके बाद HPSC के ऐसे अहम कार्यभार उनको दिए गए जो उनसे पहले के बैठे हुए बहुत से सीनियर अफसरों को नहीं दिए गए। और उसके बाद देखा जाता है कि इस तरह का घोटाला हुआ और उनकी नजदीकियां किसके साथ थी ये भी सबको पता है। तो इतने जूनियर ऑफिसर को इतने अहम कार्यभार क्यों दिए गए थे? यदि इसका सटीक उत्तर जनता को भाजपा के प्रवक्ता दे दें या जजपा के प्रवक्ता दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी जनता के ऊपर। कृपा करके सवाल के जवाब में सवाल। जरूर बिल्कुल जवाब जरूर लेंगे अगर आप कोई सवाल उठा लेंगे। ठीक है अत्रे साहब, हाँ आप दे दीजिए, फिर मुझे विवेक जी के पास जाना है। जी बोलिए अत्रे साहब, आप बोलिए। देखिए ऐसा बहन जी ने जो सवाल खड़ा किया, बहन जी पहले तो 2002 बैच आप थोड़ा सा गलत बोल रही हैं। 2016 में क्योंकि माननीय कोर्ट में विषय था, कोर्ट के आदेश थे, जिस वजह से ये रिक्रूटमेंट हुई थी, जो 2004 का बैच। दूसरी बात, जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे वो पोस्ट हमने नहीं क्रिएट की थी, वो आपकी सरकार में क्रिएट हुई थी, उससे पहले वो पोस्ट ही नहीं हुई। और एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए नियमानुसार वो आदमी एलिजिबल था। नया आदमी ऐसा आप नहीं कर सकते। पहले थोड़ा तथ्यों को पढ़िए बहन जी, आप वकील हैं, आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब दूसरी बात, बहन जी ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, एक मिनट जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बारे में बहन जी ने बात कही। देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक। नहीं देखिए अत्रे साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए ये ऐसा नहीं है कि आरोप महिमा जी लगा रही हैं। आपके समाजवादी पार्टी में जो शामिल हुए हैं कुछ आपके एमएलए यूपी में, आपने सुना होगा किस तरीके, मुकेश वर्मा को सुना होगा, बीजेपी के जो एमएलए थे अब समाजवादी पार्टी में चले गए, वो भी ये कह रहे थे कि भाई देखिए ये जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से इन्होंने हर प्रदेश में हर जिला कार्यालय को किस तरीके से एक नहीं बल्कि दो ऑफिस खड़े कर दिए। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आपके जो लोग पहले थे, अब नहीं वो बात अलग है, वो भी आरोप लगा चुके हैं। चलिए मैं अब आपको जवाब देता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, राजनीतिक संगठन है। जिस राजनीतिक संगठन के इतने बड़ी तादाद में सदस्य होते हैं, वो सदस्य पार्टी के अंदर चंदा देते हैं। मैंने स्वयं, यहाँ तथ्यात्मक की बात कर रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी तरफ से पंचकुला कार्यालय के लिए चंदा दिया बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। लेकिन अब मेरा सवाल बहन जी से है, बहन जी आप कहती कि हमारे कार्यालय में, उसका कारण पता है क्या था बहन जी? आपने क्या बनाया? आपने बनाया नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी, आपने बनाई AJL की प्रॉपर्टी, आपने बनाई स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की प्रॉपर्टी, आपने बनाया राजीव गांधी फाउंडेशन जिसने आपने चाइना तक से चंदा लिया। आप तो परिवार की जायदाद बनाने में व्यस्त थे। पार्टी कार्यालय कैसे बन जाते? पार्टी कार्यालय बहन जी तब बनते हैं जब पार्टी नेतृत्व की सोच होती है। आपके जो पार्टी है वो तो परिवार की पार्टी है, वो परिवार की पार्टी अपनी जायदाद बनाने में व्यस्त रहे, अपने फाउंडेशन में पैसे जमा करने में व्यस्त रहे, पार्टी का तो उन्होंने सोचा ही नहीं। तभी तो कांग्रेस में ये हालात हो गए हैं। 2017 आपने गलती से नहीं बोला था, 2017 यूपी में आपका ये हाल हुआ था, वो आपके मुंह से सही निकला। इसलिए बहन जी मैं सिर्फ निवेदन करूंगा, जब तर्क करें तो कुतर्क ना करें, कम से कम तथ्यों को जरूर देखें। ठीक है विवेक चौधरी जी, मैं लौट रहा हूं महिमा जी आपके पास, लेकिन विवेक चौधरी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। विवेक जी बोलिए। वर्मा जी मैं पहले भी एक बात कह, शर्मा हूं, वर्मा नहीं हो, मेरा गोत्र चेंज कर दे रहा है जी। शर्मा जी ही कहा है जी बोलिए। शर्मा जी मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि ये तो बौखलाए हैं, इनके नेता तो बौखलाए हैं, ये भी बौखलाए हुए हैं। अभी किस तरह से 2017 कहने का काम किया, 19 को
2002 को 4 को 2 कहने का काम किया, ये इनको खुद नहीं बखलाए घूम रहे हैं। और जहां तक की ये बात कर रहे हैं घोटालों की और भ्रष्टाचार की, मैं इनको याद कराना चाहूंगा किस तरह से नौकरियां बेचने का काम इन लोगों ने किया, किस तरह से कोर्ट ने बारी बारी इनकी भर्तियों को कैंसिल करने का काम किया और किस तरह से बारी बारी कोर्ट ने इनको जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको निकालने का भी काम किया। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते थे और आज दूसरों पे आरोप लगाने का काम करते हैं। आज कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट को राजस्व दिलवाने का और बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। अगर रजिस्ट्रियों की बात करें तो रजिस्ट्रियों का ऐसा काम कर दिया, जो इन्होंने गोरख धंधा चला रखा था तहसीलों के अंदर, उस गोरख धंधे को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। आज धन घोटाले की बात करते हैं, किस तरह से दूसरे प्रदेशों से लाके पौने पौने दाम पे और हरियाणा सरकार को चपत लगाने का ये लोग काम करते थे, उस चपत को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। अगर घोटालों के ऊपर फुल स्टॉप लगाने को आप घोटाला कहते हैं तो ये घोटाला ही हुआ। आज कहीं ना कहीं इन घोटालों को बंद करने का काम दुष्यंत जी ने, अन्य उप मुख्यमंत्री और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस सरकार ने किया है। इन लोगों को ये बात पच रही, इनके पेट में दर्द इसी बात का है कि क्या कर दिया, आने वाले टाइम के लिए काम खो दिया हमारा। ये आज भी आस लगाए बैठे हैं कि हम दोबारा सरकार में आए। बहन जी, मैं आपको जो अपने कार्यालय की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कार्यालय आपके हर जिले में है। ये बात आप गलत कहते हैं। कार्यालय तो है पर कार्यालय में कार्यकर्ता नहीं रहे, कार्यालय में कुछ नहीं रहा। आज वो कार्यालय इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि वो गंदगी का ढेरा और लगे हुए हैं। आज आपको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आपके जो नेता विपक्ष हैं उनको एक मंच पे इकट्ठा तो लेके आइए। आज आप बातें तो करते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने सत्यानाश, कांग्रेस ने पौने पौने दामों पे किसानों की जमीनें खरीदने का काम किया और किसानों को रक्षा लगाने का काम किया। आज इन्होंने नौकरियां बेचने का काम किया। महिमा जी, जो बार बार कटाक्ष किया जा रहा है जेजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से काम किया। जी विवेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जो बार बार जो कटाक्ष किया जा रहा है, जो तंज किया जा रहा है, वो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि भाई आपकी पार्टी एकजुट नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख भी जाता है। भूपेश सिंह हुड्डा एक कार्यक्रम चला रहे हैं, वो आप भी जानती हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। जब कुमारी सैलजा से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि ये हुड्डा साहब का निजी कोई कार्यक्रम हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो जब ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं मैम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में जब आपस में एकजुटता नहीं है, बड़े नेताओं में जब एक बात को लेकर कोई राय नहीं बन पा रही है, रायशुमारी नहीं बन पा रही है, तो आम जनता और जो आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें तो इसका मैसेज सही नहीं जाता है ना। अमित जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं निंदा करती हूं जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों की, जब वो इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों के पेट में दर्द है या कुछ भी। ये बहुत ही निम्न श्रेणी की टिप्पणियां हैं और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता, क्योंकि ये सरकार में बैठे हैं और उस नाते से हम इनके सब्जेक्ट्स हैं, हम नागरिक हैं, हमारी सरकार भी यही है और हमारा भला भी इनको करना है। और यदि हमारे पेट में दर्द करवा करके इनका भला होता और इनके बड़े बनते हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है हम सबका। लेकिन खैर, आपने अभी जो बात पूछी अमित जी, पहली बात तो ये कि मेरी पार्टी के अंदर क्या चलता है, ये मेरी पार्टी के अंदर की बात है, ये मेरी पार्टी का आपस की अपनी कार्यकारिणी है। लेकिन दूसरों को मौका तो मिलता है ना, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनको बोलने का मौका तो नहीं है। मैं अपना अवसर पूरा कर लूं अमित जी, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दे रही हूँ। बोलिए आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ आपको कि ये पहली बात तो हमारी क्या कार्यकारिणी है अंदर, ये हम जानते हैं। उसमें कोई बाहर अपना कुछ भी समझकर चुटकी लेना चाहे, अपने आप को खुश करना चाहे, ये उनके अंदर की बौखलाहट बताता है, हमारे नहीं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि हर व्यक्ति के लिए संसार उसी के भीतर का आईना होता है, हम वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। तो यदि इनको लगता है कि ऐसा है और ये ऐसा सोच के खुश हैं तो होते रहे।
आपका चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है अमित जी, है ना? और उसकी एक गाइडलाइंस होती हैं और उसके सभी हिसाब से सभी को चलना पड़ता है। सभी अपने अपने अलग अलग नामों से शोज चलाते हैं, सभी अपने अपने अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से बाहर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अम्ब्रेला होता है, कांग्रेस पार्टी का अम्ब्रेला है, उसके नीचे, और क्योंकि 150 साल पुरानी पार्टी है और हमारे जो नेता हैं वो हर नेता अपने आप में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है और हर नेता पार्टी को अपने अपने हिसाब से लाभ पहुंचाने का काम करता है। और क्योंकि हम लोकतंत्र प्रैक्टिस करते हैं अपनी पार्टी में, हमारी पार्टी में सही मायने में लोकतंत्र है, इसीलिए हर नेता पार्टी के कुछ कार्यक्रम है, वो प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके अलावा हर नेता, क्योंकि इतना बड़ा नेता है और उसके साथ इतना बड़ा पब्लिक बेस जुड़ा होता है, तो जिस प्रकार के कार्यक्रम उनके साथ जो जुड़ा हुआ काडर है वो करवा सके, पार्टी के कार्यक्रम जब आते हैं तो उस प्रोटोकॉल को सभी लोग करते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि भाजपा की और जजपा के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनकी शैली ये है कि वो सवाल के बदले में सवाल देते हैं, और इसलिए मैं मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। बावजूद उसकी मैंने जवाब दे दिया और मैंने उनको ये बताया कि हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र की शैली के तहत होता है। नेता अपने अपने हिसाब से भी मैं आ रहा हूँ आपके पास, विवेक जी आ रहा हूँ। अत्रे साहब, देयर इज फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ वर्क। ठीक है। अत्रे साहब, उधर लोकतंत्र है, उधर लोकतंत्र है सर, उधर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है किसी भी नेता को। आप यहाँ पे नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल, मैं बहन जी की इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है और पार्टी का अंदरूनी विषय में वो किस तरह से निर्णय करते हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। लेकिन मेरा सवाल वहां पे आ जाता है जब उस अंदरूनी विषय को इनके पार्टी के लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आते, जब वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये तो हुड्डा साहब का व्यक्तिगत प्रोग्राम, और जिन्होंने कहा कि ये पार्टी के नेता एनसाइक्लोपीडिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बहन जी कि इसी एनसाइक्लोपीडिया ने 2019 के चुनाव से पहले रोहतक रैली में ये कहा था कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, तो क्या इस एनसाइक्लोपीडिया की इस बात को प्रदेश की जनता को सच नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आप ही उनको एनसाइक्लोपीडिया बता रहे हैं, उन्होंने रैली से ये बात बोली थी। मेरा विषय केवल इतना है कि आपका अंदरूनी विषय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आपके अंदरूनी विषय बाहर आ जाते हैं, आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर देते हैं, उसके सर पे लाठी डंडे मार देते हैं, जब करनाल की रैली में इन्हीं हुड्डा साहब को आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता अंदरूनी विषय को बाहर लाते हुए स्टेज से धक्का मार देते हैं, जब आप ही की पार्टी के अंदर यही हुड्डा साहब के कार्यकर्ता उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के साथ रोहतक में क्या करते हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, तो मेरा निवेदन कितना है कि अगर आपके अंदरूनी विषय है आप अंदर उसकी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वो आपका अंदरूनी विषय है, लेकिन जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जब वो सार्वजनिक हो जाता है, तब तो वो आपका अंदरूनी विषय नहीं रहता। तो अपने इन एनसाइक्लोपीडिया को कहिए कि अपने अंदरूनी विषय को। अजय साहब, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, विवेक जी मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक मिनट अमित जी, सिर्फ एक बात मैं कहूंगी, बोलिए जल्दी से। तर्क विसंगति इसे कहते हैं जब चर्चा भ्रष्टाचार पर हो लेकिन वो हमारी पार्टी के वेलफेयर पर उसको मोड़ दिया जाए, इसे कहते हैं तर्क विसंगति। आपने ये बात बोली थी, मैंने नहीं बोली थी, आपने ये तर्क शुरू किया तो मैंने उसमें बात कह दी। ठीक है विवेक जी, किया ये ठीक है विवेक जी, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। भ्रष्टाचार पर वापस ले आइए अमित जी चर्चा को, भ्रष्टाचार पर मेरी पार्टी देख लेगी हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है विवेक जी। और लोकतंत्र की बात करते हुए ये मुझे भी अच्छा लगता है कि इनकी पार्टी में बहुत अच्छा लोकतंत्र है और मैं कामना करूंगा ये लोकतंत्र किसी और पार्टी ना है। इस तरह से एक ऐसी प्रदेश अध्यक्ष को पीटा जाता है और उसकी एफआईआर नहीं करने दी जाती। चलिए कोई बात नहीं विवेक जी, ये देखिए क्योंकि अब मसला, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मसला में जो चर्चा कर रहे हैं ना वो कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप बीजेपी की ओर से दिए गए जवाब को लेकर कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि डिबेट को डिरेल ना किया जाए और जो आज का हमारा मुद्दा उसी पर आए आप जी। नहीं, जो इनके बातें हैं तो जवाब तो मैं दूंगा। इन्होंने एक बात कहा पेट में दर्द, मैडम अगर आरोप लगा के आप भाग जाएंगे बिना तथ्य के तो उसे पेट में दर्द ही कहा जाएगा और मैं बार बार पेट में दर्द ही कहने का काम करूंगा। आज कहीं ना कहीं जो सरकार काम कर रही है, आप
ऐसे कीजिए, ऐसे हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको ऐसे करने का काम किया मैडम, 2014 में भी और 19 में भी ऐसे ही करने का काम किया और आगे भी यही होगा। जगह जगह पे आप जाइए, आपके साथ यही होने का काम होगा, आपकी पार्टी के साथ। आज 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी यही होने का काम होगा। आज जिस तरह से सरकार काम, लेकिन ये तो विवेक जी तो जनता तय करती है ना कि जनता किसको ऐसे कर रही है, किसको ऐसे करेगी, वो तो जनता तय करेगी ना। ये तो ना आप तय करेंगे ना महिमा जी तय करेंगी। जी अमित जी, मैं वही बता रहा हूँ, जो काम कर रहा है, आप अपने चैनल में अच्छे से काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई आरोप लगाए तो आपको कैसा लगेगा? आज कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रही है। आज कहीं ना कहीं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी रोज पब्लिक के बीच में और पब्लिक से जुड़े हुए हैं, किस तरह पब्लिक की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और उन चीजों को देखते हुए मैं फिर कहूंगा, इनके पेट में दर्द होता है, इनके नेताओं के पेट में दर्द होता है। कहीं ना कहीं इन लोगों को सोचना चाहिए। अगर आपको कोई कमी लगती है आप बताइए, तथ्य के साथ लेके आइए ना। चलिए विवेक जी, मेरे पास समय की कमी है। विवेक जी आपका, महिमा जी आपका और अत्रे साहब आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, बीजेपी की ओर से उसका जवाब दिया गया। अब सरकार ये कह रही है कि भाई हम प्रदेश का चौमुखी विकास कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि कोई विकास नहीं हो रहा है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब किसके दावे में कितना दम है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप ये तय कीजिए। मसला फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।